हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जेई मेंस 2025 के लिए अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और आज हम मैथोंगो का जो ओपन टेस्ट हुआ था उसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और ये उसकी मॉर्निंग शिफ्ट है। अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं किया तो मैं लिंक डाल दूंगा, फ्री है, आप जाकर उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। और 51 के आगे जो मैथ्स के क्वेश्चन है ये वाले अपन अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं या पेपर आप पहले 3 आवर्स का अलग से भी लगा सकते हैं, या फिर आप वॉक थ्रू करना चाहें तो साथ में अपन सवाल कर लेते हैं। तो जीपी दे रखी है हमें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब a6 बराबर 4a4 है तो सिक्स टर्म जीपी का क्या होगा, ए आर की पावर 5, और फोर्थ टर्म जीपी का हो जाएगा ए आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से आर स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो आर टू लेंगे, -2 नहीं लेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है, तो रेशियो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा। अब नाइन्थ टर्म लेते हैं। नाइन्थ टर्म आ जाएगा ए आर की पावर 8, इसमें से सेवेंथ टर्म हटा देंगे यानी ए आर की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से अपन ए कॉमन ले लें तो 2 की पावर 8 बन जाएगा। इसमें से अपन क्या करेंगे, 2 की पावर 6 को हटा देंगे तो यहां से आपके पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि आपको इसका समेशन है 4 से n दे रखा है। तो 4 से n में क्या होगा, ए आर क्यूब से लेकर के ए आर की पावर n-1 तक होगा। तो वैसे तो अपन n टर्म्स लेते हैं, पर यहां पर क्या है, i बराबर 1 2 3 नहीं है, तो आप n-3 टर्म्स ही लेंगे और फर्स्ट टर्म ये ले लेंगे। तो सम हो जाएगा ए आर क्यूब, और क्योंकि 3 टर्म नहीं है तो n-3 टर्म्स ही आएंगे, और नीचे r-1 आ जाएगा, ये 1016 हो जाएगा बेटा। अब आप सिंपल n निकाल सकते हैं क्योंकि a 1 है, r 2 है, तो 8 इंटू 2 की पावर n-3 - 1, इसको अब आप 1016 के बराबर कर सकते हैं। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 2 की पावर n-3 शायद 128 आएगा और n 10 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप दोबारा करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सीक्वेंस सीरीज का था, इनके ओपन टेस्ट में, मॉक टेस्ट में जो जेई मेंस के लिए हुआ था। और नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर डिफाइंड इन द इंटरवल पूछा है फंक्शन, तो फंक्शंस चैप्टर का क्वेश्चन है एंड डोमेन की बात कर रहे हैं। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे साइन इनवर्स के अंदर जो भी होता है ये -1 से 1 क्लोज के बीच में होता है। फिर ये इंटीजर पार्ट है लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीजर पार्ट जीरो कब होता है, क्लोज्ड 0 से 1 के बीच में, है ना। तो यहां पर अपन क्या करेंगे कि भाई जब भी एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में आ जाए, ये वाला पार्ट अपन क्या कर लेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा उसमें से। और रूट के अंदर जो भी चीज होती है ये कैसी होती है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक इनइक्वालिटी कुछ ऐसी आ जाएगी जिसमें एलसीएम लेंगे तो 2 mod x - 1 अपॉन mod x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये पोर्शन हटाने का है, और ये मॉड की इनइक्वालिटी, इन सबका कॉमन सॉल्यूशन बनना चाहिए। तो थोड़ा सा पार्ट लेंदी है। अगर आप इसकी राइट साइड की इनइक्वालिटी बनाएंगे तो ये x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो हमेशा ही 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो ये ऑलवेज ट्रू है। लेफ्ट साइड में अगर अपन यहाँ पर इसको ले जाएंगे बेटा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2x - 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स पहले मार्क करेंगे, तो ये आएगा 2 ± √8/2। तो आई थिंक एक 1 - √2, एक 1 + √2 आएगा, और इक्वल टू लगा हुआ है तो क्लोज्ड आएगा। और बीच वाला पार्ट ले लेंगे क्योंकि लेस देन जीरो हमें चाहिए, और जीरो से एक्स स्क्वायर हमेशा बड़ा ही होता है, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा -1 से 1 के बीच में, तो ये पार्ट नहीं लेना है ना। ओपन -1 से 1 नहीं लेना है, मतलब आप इसके लिए क्या ले सकते हो, 1 क्लोज या उसके आगे, या -1 क्लोज या इससे पीछे। तो इस नंबर लाइन के साथ इसका भी कॉमन ले लेंगे, जो नहीं चाहिए था वो हटा दिया। और लास्ट में mod x को आप t मान के सॉल्व कर लो। तो mod x अगर आप t ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, तो इसके केस के अंदर नीचे वाले का रूट 0 आता है, वहां पे ओपन रहता है, ऊपर वाले का हाफ आता है, वहां इक्वल टू है तो क्लोज रह जाएगा। ठीक है, फिर से प्लस माइनस प्लस पे ये ले लेंगे। तो बोल रहा है कि या तो mod x 0 से छोटा हो जाए या हाफ से बड़ा हो जाए। अब 0 से छोटा तो होगा नहीं mod x, तो यही वाला लेंगे कि mod x हाफ से बड़ा है। और mod x हाफ से बड़ा होगा तो हाफ से बड़ा भी हो सकता है, माइनस हाफ से छोटा भी हो सकता है। तो अब अपन ये तीनों नंबर लाइन ले लेंगे। फिर एक ये वाली जो नंबर लाइन थी अपनी -1 से 1, अच्छा -1 थोड़ा पीछे होगा, मैंने ये गलत बना दी नंबर लाइन, तो -1 यहाँ पीछे होगा और 1 इसका आगे हो जाएगा। और 1 + √2 तो और भी आगे आएगा, 1 + √2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। हाँ, 1 - √2 -0.414 है, तो 1 - √2 माइनस हाफ से बड़ा होगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 - √2।
और तीनों का अपन क्या ले लेंगे इसके केस के अंदर, कॉमन पार्ट ले लेंगे, ऐसा पार्ट जो तीनों के अंदर ही हमारे पास आ रहा है। तो वहां से आंसर अपन देखें क्या आता है। अच्छा सॉरी, मैंने ये बाहर का मार्क कर दिया, बीच वाला चाहिए, 1 माइनस रूट टू से 1 प्लस रूट टू। तो ये वाला पोर्शन मार्क करना था एक्चुअली, बाहर वाला नहीं करना था, इसको हटा देते हैं। कॉमन लेंगे तो यहां पर आ रहा है शायद, है ना, 1 से लेकर यहां पर आगे 1 प्लस रूट टू तक। तो वो पोर्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इनइक्वालिटी आप वापस सॉल्व करें तो डोमेन के क्वेश्चन एक्चुअल पेपर में भी आते हैं, इन्होंने भी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी क्लास 12th, बाइएस्ड कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी हेड की अलग टेल की अलग हो सकती है। तब तक टॉस करेंगे जब तक टेल पहली बार नहीं आ जाता। हेड इज 2 टाइम्स लाइकली टू अपीयर एज टेल्स, मतलब हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 2x है, टेल की x है, यानी 2/3 1/3 हो जाएगी, सम 1 होता है। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड विल बी मोर देन 6 गिवन दैट इन फर्स्ट 3 टॉसेस देयर इज नो टेल्स। तो ये गिवन है, मतलब ये बेस का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल हो गया कि पहले 3 बार में टेल्स नहीं आया है। इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि इसमें तब तक टॉस करना है जब तक क्या नहीं आ जाता, टेल्स नहीं आ जाता। तो 3 बार में तो टेल्स आया नहीं, मतलब ये गिवन है कि 3 टॉसेस में नहीं आया, मतलब 4 या 4 से ज्यादा लगेंगे, है ना। और गिवन दैट 4 या 4 से ज्यादा लग रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी कि 6 से ज्यादा लगेंगे। 6 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इसके केस के अंदर दोनों में जीपी बन जाएगी, है ना। जैसे 4 टॉस लगते हैं टेल्स आने के, तो पहली 3 बार में तो हेड्स आएगा, फिर चौथी बार में टेल्स आ जाए, या फिर पहले 4 बार में हेड्स आए फिर टेल्स आ जाए, या पहले 5 बार में आए फिर टेल्स। ये चलता रहेगा ना, ये गिवन है ऑलरेडी कि पहले 3 में तो टेल्स नहीं आया है ना। हमें तब तक टॉस करना है, एक टेल्स आती रुक जाएंगे अपन। अब बोल रहा है 6 से ज्यादा लगने चाहिए, तो 6 से ज्यादा कब लगेंगे कि पहले 6 में हेड्स आया और फिर क्या आ गया अपना, टेल्स आ गया। फिर अगले वाले में हो गया 7 में आया फिर टेल्स आ गया। तो ये सीरीज अब चलती जाएगी। आप जीपी भी बना सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप यहां से 2/3 का होल क्यूब अगर कॉमन निकाल लो ऊपर इन सब में से, तो नीचे वाली ही जीपी बन जाएगी। तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 2/3 का होल क्यूब, जो कि होता है 8/27। अभी मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो मैं एक बार वापस पढ़ लेता हूँ, गलती तो नहीं है या फिर नन ऑफ दीज है, आंसर चेक कर लेंगे। तो बाइएस कॉइन को बार बार उछाल रहे हैं टेल्स आने तक, हेड इज 2 टाइम्स लाइकली टू अपीयर, तो प्रोबेबिलिटी डबल है हेड्स की टेल से, और टेल्स आने तक उछालेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड विल बी मोर देन 6, मतलब 7 8 कितने भी लग सकते हैं, गिवन दैट फर्स्ट 3 टॉसेस पे टेल नहीं आया है। तो मतलब चौथे पांचवे पे आ सकता है। तो इससे तो 2/3 होल क्यूब ही आ रहा है। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, 53 का नन ऑफ दीज है क्या। तो नीचे आ जाते हैं, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ पेपर जो भी है ये। तो 53 के अंदर इन्होंने आंसर क्या दिया अपन को, 53 में 4 दिया हुआ है ना। तो नन ऑफ दीज ही होगा बेटा, कंफ्यूज करने के लिए कभी नन ऑफ दीज हो और आपका आंसर आ जाए, देखने पर भी आपको लग रहा है कि नहीं आपका सही है, तो घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि अरे यार नन ऑफ दीज तो क्यों होगा आंसर, है ना। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा 8/27। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का सवाल था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट लिमिट्स का सवाल है। तो यहां अगर आप देखेंगे x को 0 डाल देते हैं अपन, तो 1 की पावर इंफिनिटी बन रही है। तो 1 की पावर इंफिनिटी में अगर 1 प्लस एफ एक्स है और साथ में यहाँ gx है, तो अपन पहले 1 हटा देते हैं यहाँ से, तो e की पावर में ले जाते हैं, तो यहाँ ये fx बचेगा और इसके साथ इनटू में gx आ जाएगा। तो सिंपल सवाल है, बट एक ट्रिक है, यहाँ पे x काटने के बाद e और ln हट जाएंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर 2a साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। कहीं भी क्वेश्चन में अगर टर्म्स पॉजिटिव लिखा जाए ना, तो एक बार दिमाग में एम जी एम आनी चाहिए बेटा, है ना। तो इसकी एक्चुअली मिनिमम वैल्यू एम जी एम इनइक्वालिटी से 2a आएगी, जबकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2a आएगी जब साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर तभी हो सकता है जब लेफ्ट भी 2a हो जाए एम जी एम से मिनिमम, यानी a स्क्वायर बराबर 1 हो जाए, a बराबर 1 हो जाए, और राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ले 1। अब साइन स्क्वायर थीटा 1 कब होगा, n पाई प्लस माइनस पाई/2 पे। तो सिंपल लिमिट्स का सवाल है, पर एम जी एम लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट भी फंक्शंस का सवाल है, f(1) 2 दे रखा है, एरिया पूछा है, एरिया एनक्लोज बाय द लाइंस, f1 f2 f4 के टर्म्स में क्या होगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए, f of x plus y fx into fy, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बेटा, a की पावर kx लिख सकते हो आप इसको। a और k निकालने के लिए f1 2 दे रखा है, तो यहां से a की पावर k आपका x बराबर 1 रखने पे 2 आ जाएगा, यानी फंक्शन 2 की पावर x है। तो f1 हो जाएगा 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 4। तो ऐसे लेंदी बना देते हैं कि अब ये ले लेते हैं। तो क्योंकि mod x mod y है, तो ये सिमेट्रिक होगा चारों क्वाड्रेंट में। जैसे y 0 करेंगे अगर आप,
तो x 2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। x 0 करेंगे तो y 4/5 भी आ सकता है, -4/5 भी आ सकता है। और ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस रोम्बस के अंदर वाला रीजन चाहिए अपन को, इसका एरिया पूछ रहा है। तो अपन एक ट्राइंगल ले लेते हैं हाफ बेस हाइट से, और क्योंकि एक ट्राइंगल जैसे ही बाकी चार है तो अपन इसको इनटू में क्या कर सकते हैं 4। तो आंसर हमारा आ रहा है 4/5। अब आप इसमें ऑप्शंस रख के क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो 16/10 आ रहा है यहाँ पे, ये तो बैठ नहीं रहा है। यहाँ पर आ रहा है 16/5, ये भी नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 16, कोई भी नहीं बैठ रहा है। कैलकुलेशन तो सही है अपनी, ये 4/5 है और ये 2 है। तो हाफ बेस हाइट करें, अच्छा मैंने इंटू 4 नहीं किया अभी बार, 4 से भी इंटू करेंगे तो 16/5 आ जाएगा। ये तो एक ट्राइंगल का था, 4 से भी मल्टीप्लाई करना था। तो 16/5 जो आंसर आएगा वो अब हमें देखना है किसमें आ रहा है, वो आई थिंक इसमें आ जाएगा 16/1+4। तो क्वेश्चन सिंपल है ना, कोई लेंदी देख के अपन को घबराना नहीं है। अब बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये तो बेटा सर्कल हो गया पहला वाला। अगर mod z माइनस z1 अपॉन mod z माइनस z2 के होता है, और के अगर 1 है जैसा कि यहाँ, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और के कुछ और है, जैसे यहाँ 5/3 आ रहा है, 12 और 8 आयोटा से डिस्टेंस का रेशियो, तो ये सर्कल है। तो सर्कल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पे z मिलेगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो x प्लस आयोटा y पुट कर दो। आप लेफ्ट साइड में भी पुट कर देते हैं और राइट साइड में भी पुट कर देते हैं। मॉड हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं बेटा, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स x माइनस 12 का स्क्वायर प्लस साथ में आ जाएगा y का स्क्वायर, वो भी 9 टाइम्स। फिर आ जाएगा 25 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स y माइनस 8 का स्क्वायर। अब जब आप सबको एक तरफ ले जाएंगे तो 16x स्क्वायर 16y स्क्वायर है ना, x में यहाँ पे क्या आ रहा है 24 इंटू 9 216x आ जाएगा। y में आएगा 16 इंटू 25, तो आई थिंक 16 इंटू 25 कितना हो गया अपना 400, तो 400 y आ जाएगा। बाकी 25 इंटू 64 आ रहा है और माइनस में 9 इंटू 144, तो ऐसा खतरनाक सर्कल आएगा। 16 से पहले डिवाइड कर देना, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा ये 216 डिवाइड नहीं हो रहा क्या, कैलकुलेशन एक बार आप वापस ट्राई कर लेना। ये तो हो जाएगा 25y, ये भी 16 से डिवाइड हो जाएगा तो 100, और ये 16 से हो जाएगा 81। तो बेटा ये आ जाएगा सर्कल। एक बार आई थिंक कैलकुलेशन आप वापस करना, ये 8 से तो जा रहा है तो 16 से जा नहीं रहा, हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो मेरी। दूसरा वाले में यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई डाल दोगे। ये तो बेसिकली क्या है, z बराबर 4 और 8 से डिस्टेंस बराबर है, तो ये इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये सिंपल 4080 का बाइसेक्टर x बराबर 6 आ जाएगा। तो ये x बराबर 6 हो जाएगा। अब जहां जहां x है ना, वहां पर आपको 6 डाल देना है। y वाली क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे तो y की दो वैल्यूज आ जाएगी, वही आपसे पूछा है कौन सी, कोई एक मिल जाएगी ऑप्शन में। तो ये भी सिंपल है। 57 पे आते हैं, एलिप्स कंटेन्स द सर्कल एंड हैज लीस्ट एरिया। ओके, तो कंटेन कर रहा है ऐसा। अब बेटा बोल रहा है एलिप्स का एरिया लीस्ट है, मतलब छोटे से छोटा एलिप्स जो इसको कंटेन करे। तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा और इसको कंटेन करेगा, तो ये इसको क्या करेगा, टच करेगा ऐसा। तो हमें यहाँ पे ये ए बी निकालना है, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, अगर दो कर्व टच करते हैं तो एक तो पॉइंट दोनों पे लाई करता है, एक टेंजेंट दोनों पे सेम होता है, एक नॉर्मल दोनों पे सेम होता है, और क्वाड्रेटिक बनाते हैं और टच कर रहा है तो बेटा डी बराबर भी 0 होता है। तो बहुत सारी अप्रोच है, तो मैं अभी नॉर्मल वाली यूज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा a cos थीटा b sin थीटा। अब एलिप्स का नॉर्मल, सर्कल का नॉर्मल कब होगा, जब सर्कल के सेंटर से जाएगा। तो पहले आप एलिप्स का नॉर्मल लिख लो, ठीक है। तो नॉर्मल क्या आएगा, अच्छा एरिया लीस्ट होना चाहिए, मतलब पाई ए बी मस्ट बी मिनिमम। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है इसका यूज करना पड़े। तो नॉर्मल लिखते हैं अपन, कैसे लिखते हैं, ए एक्स बाय कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2n है, एन नेचुरल नंबर है और एन ही बताना है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये 1,0 से पास करना चाहिए। तो अपन एलसीएम ले लेते हैं पहले, ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप 1,0 डाल दोगे तो ए साइन थीटा बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा के, ऐसा। तो यहां से या तो साइन थीटा 0 आ जाए, या फिर
कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा बन रहा है बेटा, है ना। तो अगर कॉस थीटा आ गया हमारा a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपन इसका यूज कर सकते हैं, पाई ए बी, ये मिनिमम होना चाहिए। तो अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, और d से करें, अगर d जीरो करें तो क्या उससे आसान रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स रख देते हैं यहाँ पे, तो x में आपके पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। अब अगर अपन इसको एक तरफ ले आए, है ना, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर, माइनस टू एक्स में आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस वन। तो अगर टच करेगा तो d बराबर जीरो होगा, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाना चाहिए 4ac के, है ना, या बी स्क्वायर प्लस 4ac, अच्छा ये ऐसा बन जाएगा 4 बाई ए स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जीरो जाता हुआ दिख नहीं रहा, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसपे डी जीरो चमक नहीं रहा है, जैसे ये साइन थीटा बराबर जीरो आया ना अपना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से ये आया हो। तो अगर साइन थीटा जीरो होता है तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस वन हो सकती है ना, तो ऊपर ही बन रहा हो, या तो अगर साइन थीटा जीरो हो जाए तो फिर ये a कॉमा जीरो हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो, तो फिर a कॉमा जीरो तो यही वाला हो गया, मतलब ये इसको ही टच कर रहा होगा कुछ ऐसा। तो अगर इसी को टच कर रहा है तो फिर तो रेडियस हमारा a माइनस वन हो गया, ओके। तो रेडियस वन है तो ये तो वन जीरो है, a जीरो से जा रहा है, तो फिर तो a माइनस वन की वैल्यू वन आ गई, यानी a बराबर ही टू आ गया। तो अब अगर a बराबर टू रखें तो फोर प्लस बी स्क्वायर बराबर टू एन हो गया। अब n नेचुरल नंबर है तो उसके केस के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, b छोटे से छोटा लेना है अपन को। अब b वन लेंगे तो n नेचुरल नंबर आएगा नहीं, है ना। b को अगर अपन टू ले तो फिर a भी टू b भी टू, फिर ये तो क्या हो जाएगा, ये तो सर्कल बन जाएगा। n बराबर फोर आ तो रहा है पर फिर वहां पर सर्कल बन जाएगा। b को अगर थ्री ले तो ये 13 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। b को फोर ले तो फिर n 10 आ जाएगा। तो फोर आंसर आ रहा है बट फिर वो एलिप्स नहीं हो रही है। एक बार इनका आंसर चेक कर लेते हैं। 57 57 में इन्होंने क्या दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 57, 3 आ रहा है इनका, तो कुछ कैलकुलेशन में मे बी मिस्टेक है। अच्छा बी नेचुरल नहीं है ना, बी तो कुछ भी हो सकता है, सॉरी मेरी मिस्टेक है ये। A2 आ गया अपना, वो चलेगा, मैं बी को भी नेचुरल नंबर ले रहा था। तो a बराबर 4 आएगा। तो स्टेप्स एक बार वापस समराइज कर दूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। d जीरो पे नहीं मिलेगा क्योंकि वर्टिकल लाइन में गड़बड़ हो जाती है। तो आप a cos थीटा b sin थीटा लो बेटा, नॉर्मल लिखो, एलसीएम लो, 1 0 से पास कराओ, दो रूट्स आएंगे। sin थीटा जीरो वाला अगर आप पकड़ लोगे तो a कॉमा जीरो से पास होता हुआ सर्कल दिखेगा आपको, यहीं पे टच कर रहा है। मतलब डायग्राम से समझाऊं आपको, तो ये ऐसा होगा कि सर्कल ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसा इधर टच कर रहा है, तो वर्टिकल कॉमन टेंजेंट है। तो a माइनस वन रेडियस आ रहा था जो कि 1 है, तो a2 आ गया। अब पाई ए बी इसका एरिया था, वो मिनिमम था इसीलिए टच कर रहा था। ए को अपन 2 रख देंगे, 4 प्लस बी स्क्वायर 2n होना चाहिए। बी जीरो तो नहीं हो सकता ना बेटा, तो बी स्क्वायर कोई इंटीजर होगा, तो बी स्क्वायर 1 नहीं ले सकते वरना एन फ्रैक्शन में आएगा, नेचुरल नहीं होगा। तो बी स्क्वायर 2 ले लिया, मतलब बी रूट 2 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो बी बराबर रूट 2 है और ए की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास किसके बराबर आ रही है, 2। तो वो अगर आप यहां भी रखोगे ना, ए को 2 और बी को रूट 2, तो आपका cos थीटा यहाँ से भी 1 ही आ जाएगा जो अपना उससे आया, ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सर ये क्यों नहीं छोड़ दिया अपन ने, सेम ही आ रहा है देखो। तो वहां से n3 आ जाएगा। तो ये नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मेरे से भी मिस्टेक हो गई थी, तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे। 57 अच्छा क्वेश्चन है, और कर्व टच करते हैं तो ये सारी बातें याद रखेंगे। पॉइंट दोनों पे होगा, d बराबर जीरो होगा, डी बराबर जीरो, वर्टिकल लाइन पे गड़बड़ कर दे रहा है जैसे यहाँ पे करी थी, उसके अलावा दिक्कत नहीं आती। तो डी जीरो होगा, टेंजेंट सेम होगा, नॉर्मल सेम होगा, ये सब बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट के अंदर ये सिंपल एमजीएम मैडम यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, बस ये ध्यान रखना x 2 बार, y 3 बार, z 4 बार चाहिए, तो डायरेक्ट एमजीएम नहीं लगाओगे, टुकड़े कर दो। x को लिखना है x बाई टू, x बाई टू, y को लिखना है y बाई थ्री, y बाई थ्री, y बाई थ्री, 3 बार तोड़ दिया y को ताकि y क्यूब बने प्रोडक्ट में, और z को आपको लिखना है z बाई फोर, z बाई फोर, z बाई फोर प्लस z बाई फोर।
तो इन 9 टर्म्स पे आप AMGM लगा दोगे, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। GM के अंदर आप देखेंगे तो इनका सबका क्या आ जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। और क्योंकि 9 टर्म्स है बेटा तो पावर 1/4 आएगी। अब न्यूमरेटर तो आपको पता है 27 है, तो ये 27/9 3 हो जाएगा। फिर आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लैम्डा निकाल सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सवाल है अगर आपने AMGM की प्रैक्टिस करी है तो। नेक्स्ट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का सवाल है। सिंपल, अगेन वंस अगेन एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लग रही है, PYQ में इस टाइप का आ रखा है तो इन्होंने वहीं से लिया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, पता है ना आपको, ऑर्डर 3x3 है। अब एडजॉइंट 4 बार है तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 की पावर 4। जितने एडजॉइंट लगेंगे डिटर्मिनेंट में उतने n-1 ऑर्डर -1 आ जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट a की पावर 16 बन गया, राइट साइड में 4 को 2 स्क्वायर लिख दो आप, तो ऐसा आ गया। तो डिटर्मिनेंट ए यहां से +-10 आ जाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट आप यहां से निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये +-10 नेगेटिव आएगा नहीं बेटा, नेचुरल नंबर है। तो अब कितनी ऐसी मैट्रिक्स है, तो अब ये बेगर का मेथड का सवाल बन गया ना पीएनसी में जो आपने पढ़ा है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है तो मिनिमम 111 तो है, तो आप एक एक पहले दे दो इनको। एक एक पहले दे दोगे तो आपके पास 10 कॉइन्स की जगह 7 कॉइन्स ही बचेंगे। 7 कॉइन 3 बेगर में कैसे बांटोगे आप लोग, 7 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9c2 जो 36 होता है। तो पहले एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगेगी, डिटर्मिनेंट से इक्वेशन आएगी, एंड देन पीएनसी का बेगर मेथड लग जाएगा। नेक्स्ट वेक्टर का सवाल है। एक वेक्टर एक 3D का सवाल जरूर मिलेगा आपको भी पेपर में, तो अच्छे से तैयार करके जाना। बोल रहा है ए वेक्टर बी के सी के साथ बराबर एंगल बना रहा है। अब बराबर एंगल बना रहा है तो कॉस थीटा सेम है, तो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इसी तरह इसको बराबर कर देंगे अपन किसके, ए डॉट सी अपॉन मॉड ए मॉड सी। बात समझ आ रही है आपको मेरी। तो आप ए डॉट बी लोगे तो आएगा एक्स वाई माइनस 2yz प्लस 3xz, ठीक है। नीचे मॉड ए से मॉड ए कट जाएगा तो मैं मॉड ए ले नहीं रहा हूं, मॉड बी आएगा वाई स्क्वायर 4z² 9x²। ये भी अभी उधर कट जाएगा, आप देखना मॉड बी मॉड सी सेम ही एक्चुअली। और अब आप ए डॉट सी लेंगे तो ये आएगा 2xz, है ना, डॉट प्रोडक्ट आता है सभी को लेना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अपन को, 3xy माइनस yz। और नीचे आप मॉड सी निकालेंगे ना तो ये भी यही आएगा 4z² 9x² y स्क्वायर। तो ये पार्ट तो गया आपका। बाकी टर्म्स एक तरफ ले आएंगे तो xz और xz माइनस yz और माइनस का 2xy, ये 0 आ रहा है। कैलकुलेशन अगेन वापस आपको ट्राई करनी है। ए और डी परपेंडिकुलर है तो डॉट ले लो बेटा, ए डॉट डी 0 कर दो, तो x माइनस वाई प्लस 2z ये 0 हो गया। और फाइनली मॉड ए 2√3 है, तो मॉड ए का स्क्वायर करेंगे x² y² z², है ना, तो ये आ जाएगा 12 के बराबर, 2√3 का स्क्वायर। यहां से अब आपको x y z निकालने हैं और a डॉट बी बताना है। a डॉट बी यही वाली चीज है, xy माइनस 2yz प्लस 3xz, इसकी वैल्यू आपको यहां से बतानी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप y को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। जैसे y को आप लिख सकते हैं x प्लस 2z, तो y की जगह x प्लस 2z वो आप यहां भी रख सकते हैं, y की जगह x प्लस 2z यहां भी रख सकते हैं, तो वहां से x z में दो इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन करें, 60 का कमेंट्स में आप मुझे आंसर बता सकते हो। 61st PYQ जैसा ही है, हो सकता है वही हो, बस वहां PYQ में a और p थे, यहाँ p और q है। तो करना क्या है, ऑर्थो सेंटर, स्पेशल पॉइंट, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, सब पे बहुत सवाल आते हैं। स्ट्रेट लाइन की जब प्रैक्टिस करें तो याद से ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज करें। तो पहले अपन इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो 1, -2 आएगा। एक इंटरसेक्शन पॉइंट और चाहिएगा बेटा, तो यहाँ पे मैं ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ, y को -2x डाल देते हैं, तो आई थिंक ये q अपॉन 1 - 2p आ जाएगा, और y बराबर -2x था तो ये आ गया। दो पॉइंट निकालने का क्या रीजन है, अपन को ऑर्थो सेंटर दिया है, ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो आप m1 m2 -1 कर सकते हैं, जैसे इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप -1 हो जाएगा, मतलब -2q अपॉन 1 - 2p -3q अपॉन 1 - 2p -2, ये -1 आ गया क्योंकि इसका स्लोप 1 था। इसी तरह इस वाले का स्लोप निकालो आप, ये आ रहा है 5 के बराबर, है ना, इसका स्लोप क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये साइड के परपेंडिकुलर है तो इसका हो जाएगा -1/5, ये -1/p के बराबर हो गया। तो यहाँ से p आ जाएगा, p को आपको यहाँ पुट कर देना है और q निकाल लेना है, तो ये भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो सिंपल है, बस आपको स्पेशल पॉइंट आने चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज का है। तो इंटीजर पार्ट है तो इंटीजर पार्ट को फ्री करना पड़ेगा।
अब सबसे पहले तो देखो बेटा इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये डबल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ। इसी तरह यहां पर भी आ जाएगा 0 से 1 कॉट इनवर्स इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। अब इनमें देखना पड़ेगा, जैसे ये 0 पे हाफ है और 1 पे आएगा 1.5, तो हाफ से 1.5 जब ये बढ़ेगा ना तो बीच में एक बार 1 आता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आप चेक करो 1 कब होता है, 1/√2 पे होता है बेटा। तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा इस इंटीग्रल को 0 से 1/√2 में और 1/√2 से 1 में। जो भी आंसर है बाद में डबल करना मत भूलना। 0 से 1/√2 में ये 1 से छोटा है तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, जो कि 0 होता है, इंटीग्रेशन भी 0। फिर 1 से 1.5 में ये 1 बन जाएगा, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो आप π/4 को इंटीग्रेट कर सकते हो, π/4 के साथ 1 माइनस 1/√2 आएगा, डबल हो जाएगा। कॉट इनवर्स की बात कर लेते हैं, 0 पे माइनस हाफ है और 1 पे हाफ है, तो बीच में ये भी 1 होगा, ये भी 1/√2 पे 1 होगा, तो इसके भी टुकड़े करोगे आप, है ना, 0 से 1/√2 करोगे बेटा और 1/√2 से 1। 0 से 1/√2 में ये नेगेटिव होगा तो वहां ये कॉट इनवर्स इंटीजर पार्ट -1 बन जाएगा। तो कॉट इनवर्स -1 आपको पता होना चाहिए 3π/4 है, इंटीग्रेट कर दो। और एक फिर हाँ 1/√2 से 1 के अंदर जाओगे आप तो वहां पे कॉट इनवर्स 0 बन जाएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब कॉस थीटा 0 होता है, यानी π/2। तो एक ये इंटीग्रल, एक ये इंटीग्रल, एक ये इंटीग्रल ऐड कर देंगे और डबल कर देंगे। तो इंटीजर पार्ट, आईटीएफ, ये चीजें हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, तो एक स्टैटिस्टिक्स का सवाल ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आता है, तो अगर आपने अभी तक नहीं तैयार किए, फॉर्मूला याद नहीं है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं है, तो प्लीज स्टैट्स जरूर तैयार करें। और मैंने वेबसाइट, ये जो चैनल है, इस पे भी वीडियो डाल रखा है स्टैट्स का, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा का, और अगर नहीं मिले तो कमेंट्स में बताएं, मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा। इसमें बोल रहा है कि 50 ऑब्जर्वेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है, तो मीन का मतलब हो गया सिग्मा xi अपॉन 50, ये 16 है। अब बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है तो वेरिएंस आपका 256 हो जाएगा, मतलब इसका जो वेरिएंस होता है सिग्मा xi स्क्वायर बाय 50 माइनस मीन का स्क्वायर, ये भी आपका 256 है। अब बोल रहा है इसका मीन बताओ क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप समेशन करेंगे xi माइनस 4 के स्क्वायर का और 50 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके समेशन में जब आप एक्सपेंड करेंगे तो एक तो xi स्क्वायर का समेशन बनेगा, एक 8xi का समेशन बनेगा, एक 16 का समेशन बनेगा। ठीक है, 16 का तो समेशन आता है आपको 16 इंटू 50 हो जाएगा। आपको ये दोनों चीजें चाहिए, तो ये आपको ऊपर से मिल जाएगी, जैसे सिग्मा xi यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 16। सिग्मा xi स्क्वायर यहां से आ जाएगा कि भाई वेरिएंस का फॉर्मूला था सिग्मा xi स्क्वायर बाय 50 माइनस मीन का स्क्वायर, ये 256 है, तो यहां से सिग्मा xi स्क्वायर आ जाएगा 256 प्लस 256 इंटू 50। अब आप डिवाइड कर देंगे तो 50 वाला पार्ट तो चला जाएगा और पीछे 512 के साथ 8 इंटू 16 बचेगा और प्लस में एक 16 बचेगा, तो यहां से अब अपन वैल्यू निकाल लेंगे तो 400 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रहे मीन वेरिएंस में प्रॉपर्टीज, कंबाइंड मीन, कंबाइंड वेरिएंस के अलावा सारी चीजें सिग्मा xi और सिग्मा xi स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, वो निकाल दिया तो सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। अब देखो बेटा यहाँ tan इनवर्स y के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर पड़ा है, तो देखते ही चमकना चाहिए कि ये तो tan इनवर्स y का क्या है, डिफरेंशिएशन है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर tan इनवर्स y को t ले ले तो ये पूरा पार्ट dt बाई dx उसी का डिफरेंशिएशन बन जाएगा, तो dt बाई dx प्लस 2xt बराबर x क्यूब आ जाएगा। अब आप लीनियर देख सकते हैं, जैसे dy बाई dx प्लस pxy प्लस qx होता था, तो अब आप यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे 2x का इंटीग्रेशन करके, तो t के साथ आएगा e की पावर x स्क्वायर और राइट साइड में x क्यूब, ये सॉरी t क्यूब के साथ आ जाएगा e की पावर, अच्छा मैंने 2x का इंटीग्रेशन कर दिया तो थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, तो ये ऐसा है dt बाई dx और यहाँ t क्यूब लिख दिया मैंने, तो ये x क्यूब है ना, सॉरी, तो यहाँ x क्यूब के साथ आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर। अब इसका आप बाय पार्ट करोगे, इसको आप लिख दो x इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर x स्क्वायर। आप x स्क्वायर को t ले सकते हो, या t तो ऑलरेडी ले लिया, x स्क्वायर को v ले सकते हो, तो ये dv बाई 2 हो जाएगा, ये v हो जाएगा, v e की पावर v dv का बाय पार्ट कर सकते हो। तो आप देखें और बताएं मुझे कमेंट्स में 64th का क्या आंसर आता है, क्या सही से मैच कर रहा है आपका आंसर, और क्या ये सब्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ आपको। 65 जैसे यहाँ 3D का आ गया, दो लाइंस है, तो
ये वाली लाइन पे 0 0 0 लाई करता है और इक्वल टू लैम्डा मानेंगे तो एक जनरल पॉइंट आ जाएगा लैम्डा लैम्डा लैम्डा। और किस डायरेक्शन में जा रही है लाइन 1,1,1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरी लाइन पर भी अगर आप देखोगे तो 0 0 0 लाई करता है, तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है और इस पर कोई पॉइंट मान सकते हो आप म्यू 2 म्यू 3 म्यू और ये लाइन जा रही है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप में। अब बोल रहा है थर्ड लाइन जो 111 से पास कर रही है ये एक ट्राइंगल बना रही है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड विद थर्ड लाइन, जैसे ये लाइन 1 थी ये लाइन 2 थी, तो लाइन 3 जो है ये थर्ड लाइन 111 वाले पॉइंट से पास कर रही है 1,1,1। ठीक है, और ये एरिया बना रही है। तो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो दो चीजें, एक तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो जो लैम्डा माइनस वन लैम्डा माइनस वन लैम्डा माइनस वन का डायरेक्शन है वही म्यू माइनस वन 2 म्यू माइनस वन 3 म्यू माइनस वन का डायरेक्शन रेशियो है। तो आप इन सब के रेशियोज को बराबर कर सकते हो, एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी चीज एरिया क्या है ट्राइंगल का, √6। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। तो आप यहाँ पे हाफ और मॉड लेना मत भूलना। इसके अंदर अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट बना दें आई जे के के साथ लैम्डा 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 म्यू म्यू म्यू, तो ये √6 के बराबर आ जाएगा। मॉड है इस बात का ध्यान रखना है। और फिर आपको ये पॉइंट म्यू 2 म्यू 3 म्यू ये वाला पॉइंट चाहिए बेटा। ठीक है, तो रेशियो 1:2:3 है तो ये तो कट ही हो गया। अब चाहो तो इक्वेशन आपको गंदी लगे तो आप यहाँ भी देख सकते हो, इसके लिए म्यू 1 होना चाहिए, इसके लिए म्यू 2 होना चाहिए, इसके लिए म्यू 4/3 आप चेक भी कर सकते हो पुट करके। इधर से आप लैम्डा और अच्छा यहाँ मैंने म्यू 2 म्यू 3 म्यू था सॉरी, तो आप यहाँ से लैम्डा और म्यू को बाहर भी ले लेंगे तो लैम्डा म्यू/2 अंदर आई जे के साथ 111 123 का जो मॉड आएगा ये √6 कर देंगे। तो लैम्डा इंटू म्यू की वैल्यू आ गई यहाँ से और एक इनका रेशियो बराबर करके इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप यहाँ से लैम्डा म्यू लेकर ये पॉइंट चेक कर सकते हैं कौन सा वाला ये पॉइंट है। तो लॉजिकल सवाल है, अच्छा सवाल है, करना चाहिए। और क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर से मैथमेटिकल रीजनिंग हट गया है तो स्टैट्स के साथ एक सवाल आपका हो सकता है रिलेशंस का या सेट का आ जाए। तो बोल रहा है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे अगर x, y मतलब x और y नेचुरल है तो ये रिलेशन कैसा होगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं a, a लेके चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा a² फिर एक्स वाई को ए डाल दिया फिर इधर भी डाल दिया, तो ये देखो हर ए के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हर ए कॉमा ए के लिए सेटिस्फाई करे विदाउट एनी एक्सेप्शन तो इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, अगर ए कॉमा बी सही है, मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि बी कॉमा ए भी करेगा, मतलब अगर मैं ए और बी को रिप्लेस कर दूं तो क्या ये भी जीरो होगा, अगर फर्स्ट वाला जीरो है तो। पर क्या ऐसा जरूरी है, नहीं ऐसा जरूरी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा a-b a-7b, तो a कॉमा बी का एक रूट आ रहा है 7,1, पर 7,1 इसको सेटिस्फाई करेगा बट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, a कॉमा बी सही है ये मानते हैं, मतलब हम ये मानते हैं कि ये वाली बात क्या है सही है। इसी तरह हम ये भी मानते हैं कि b कॉमा सी जो होगा वो भी क्या होगा आपका सही होगा। और फिर हमें चेक करना होता है क्या यूनिवर्सली ये बात सही है कि ऐसे सारे पेयर जब ट्रू हैं तो a कॉमा सी के लिए भी क्या ये बात सही है, ये हमें चेक करना होता है। बट अगेन जरूरी नहीं है, मैं इस फैक्टराइजेशन से इंस्पिरेशन लेता हूं, a बराबर 7b लेकर मैं यहाँ a को 49 b को 7 ले लेता हूं, मैं यहाँ b को 7 c को 1 ले लेता हूं, तो a 49 और c 1 के लिए ये देखना सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो a b ये रहा b c ये रहा, तो ये दोनों ट्रू है बट ये नहीं है। तो अगर आपको डिस्प्रूव करना है तो काउंटर एग्जांपल चाहिए, प्रूव करना है तो यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए हमारे पास। और फिर भी आपको रिलेशन में डाउट है तो ये भी चैनल पर आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट्स में बताएं, मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर करके दूंगा। बट सेट्स और रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो 66 का आंसर ओनली रिफ्लेक्सिव होगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। 16th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, अच्छा लॉजिकल सवाल है। अब बोल रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी पॉइंट्स है, तो आप मैक्सिमा मिनिमा बताओ पॉलिनोमियल। अच्छा ये मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स है तो जी ऑफ 2 बताओ। तो यहाँ लिमिट्स को एओडी के साथ मर्ज कर दिया गया है। एक बात जरूर बोलूंगा मैं, यहाँ तक मेंस के जैसे सवाल हैं वैसे कुछ लॉजिकल सवाल और लेंदी सवाल भी इसमें है। तो पेपर जो है ये नो डाउट अच्छा लगा मुझे। फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे आइडिया नहीं है तो आप लोग वो भी ट्राई करें इनकी वेबसाइट से, है ना। और अच्छी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है, लोड नहीं लेना अभी मार्क्स का, बस प्रैक्टिस करते जाओ जब तक आपकी शिफ्ट नहीं आती टाइम के साथ। तो
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है बेटा। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो कोई भी आप अगर यहाँ पर x लोगे, ये हर एक के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रू, सारे के सारे x के लिए। तो यहाँ इन्फिनिटी पे क्या है, दिक्कत वहां होती है जब डेफिनेशन चेंज हो जाती है, जैसे 1 पे, है ना। अगर कोई मान लो 1 से बड़ा है तो फिर वो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा। एग्जैक्ट 1 है तो कोई भी पावर ले लो वो 1 जाता है, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन में हो गया तो फिर वो इन्फिनिटी पे कहां जाता है, 0 जाता है। तो इस बात का यहाँ यूज करते हैं अपन, इसको 1 पे कंटिन्यूस बनाते हैं। पहले एग्जैक्ट 1 चिपका दो, तो कोई भी पावर लो x की, ये 1 आएगा प्लस a प्लस b, और नीचे 1 प्लस 1। अब अगर आप फ्रैक्शन लेते हो बेटा, तो फ्रैक्शन में ये जो पावर इंफिनिटी जा रही है 2n माइनस 1 और 2n, ये दोनों जीरो बन जाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 1, ठीक है। ये वाले क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे, बिल्कुल। और अगर अपन यहाँ पर x 1 से बड़ा ले लें तो अब ये इंफिनिटी जाने की कोशिश करेंगे, तो अपन ऊपर नीचे x की पावर 2n से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 बाय एक्स हो जाएगा, ये ax क्यूब बाय x की पावर 2n हो जाएगा, ये bx स्क्वायर बाय x की पावर 2n हो जाएगा। इसको बोलते हैं फंक्शन विथ इनबिल्ट लिमिट्स। क्या बोलते हैं, फंक्शन विथ इनबिल्ट लिमिट्स। अब इंफिनिटी पे ये सब निकल जाएंगे और 1 बाय एक्स बचेगा। अब इन तीनों की अपन x बराबर 1 पे वैल्यू बराबर कर दें, ये दोनों तो बेचारे कांस्टेंट ही है ना। यहाँ पे तो मैंने वैसे पुट कर दिया था, एक्चुअली मुझे इसको जीरो करना चाहिए था। तो फंक्शन ऐसा आता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 1। तो इसकी वैल्यू 1 पे, इसकी वैल्यू 1 पे और इसकी वैल्यू 1 पे बराबर कर दें, तो 1 प्लस ए प्लस बी बाई 2, ये आ जाएगा a प्लस बी और ये आ जाएगा 1। तो यहां से अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इधर अगर अपन देखें तो यहां से आई थिंक आपको एक ही इक्वेशन मिल रही है, a प्लस बी बराबर 1 वाली। अब ऐसा ही एक सेम जनरेट कर सकते हैं आप x बराबर -1 के लिए। अगर कोई -1 से छोटा हो गया तो फिर वो इवन पावर लगा दू, जैसे x की पावर 2n इवन है तो वो भी इंफिनिटी जाएगा, राइट। तो वहां पर भी क्या होगा, अगर x लेस देन -1 है तो ये 1 बाय एक्स ही बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो x लेस देन -1 हो गया, x इक्वल टू -1 डालेंगे। तो यहां थोड़ा केयरफुल रहना, 2n -1 पावर ऑड है, तो वहां पे -1 है ना, माइनस ए प्लस बी आएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1। तो ये थोड़ा सा चेंज है, और -1 से 0 फ्रैक्शन है बेटा, वहां पे फिर से ये निपट जाएंगे, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो -1 पे भी बनाना पड़ेगा, सिर्फ 1 से काम नहीं चल रहा। अब इसमें -1 डालो तो 1 बाई एक्स और -1 माइनस ए प्लस बी बाई 2 और माइनस ए प्लस बी, ये सब भी बराबर आ जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो यहां से माइनस ए प्लस बी की वैल्यू -1 आ गई है। बहुत अच्छा सवाल है। ए प्लस बी 1 हो गया, माइनस ए प्लस बी -1 हो जाएगा। आई थिंक ए 1 आ रहा है एंड बी 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट -1, 3 हो गया, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। तो यहाँ आप डिफरेंशिएशन 0 कर सकते हो और वैल्यू 3 कर सकते हो, और b बराबर 0 पे 1, -1 हो गया। यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव 0 और वैल्यू -1 कर सकते हो। तो अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि भाई gx को पूरा ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d में टाइम लगेगा। हमें इसके मैक्सिमा मिनिमा पता है, -1, 3 है और 1, -1 है। तो मतलब g डैश -1 0 है, g डैश 1 0 है, g ऑफ -1 3 है और g ऑफ 1 हो जाएगा -1। तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो g डैश की डिग्री 2 हो जाएगी बेटा, तो उसका एक लीडिंग कोफिशिएंट बना दो, और ये इसके रूट्स हैं तो आप फैक्टर लिख सकते हो, x -1 और x -1। तो g डैश फटाफट से आ गया। और अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, gx। k और c कैसे निकालोगे, कि भाई -1 अगर अपन इसमें डालें तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है, और अगर अपन इसके अंदर 1 डाल दें तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है। यहां से kc आ जाएगा, gx आ जाएगा, और फिर आप g ऑफ 2 निकाल सकते हो। बट लेंदी था, क्योंकि फंक्शन ऑफ बिल्ट इन लिमिट्स था, तो 1 और -1 दोनों पे कंटिन्यूस बनाया है, और इंफिनिटी के हिसाब से 3 डेफिनेशन बनाई है, ए बी निकाला है, फिर ए बी आने के बाद पॉइंट आया है, फिर फंक्शन बनाया। तो सवाल आपने देख रखा है तो ये हो जाएगा, नहीं देख रखा तो अभी ये सीखो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। बट इसको आप एक बार लेंदी है तो मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में जा सकते हो, अगर एक्चुअल एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट पे आते हैं, तो P1 P2 इसके रूट्स है, Q1 Q2 इसके रूट्स है। अब ये देखते ही चमकना चाहिए बेटा, x की जगह 1 बाय एक्स रखें तो ये चेंज हो जाएगा दूसरी क्वाड्रेटिक में,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक का सवाल है, मतलब इसके P1 P2 जो है ये जब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये बन जाएंगे हमारे Q1 और Q2। समझे आप मेरी बात? मतलब 1/P1 एक्चुअली क्या है, Q1 है, और 1/P2 एक्चुअली क्या है, Q2 है। तो P1 Q1 और P2 Q2 इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। जैसे इसके रूट्स 2 3 है तो दूसरे वाले के रूट हो जाएंगे हाफ और 1/3, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। तो अब बोल रहा है ये AP के डिस्टिंक्ट टर्म है, तो अब अपन A प्लस डी, A+2D, A+3D ले लेते हैं ऐसा। और A/C पूछ रहा है ये अपन से कि भाई आपको क्या बताना है, A/C। तो A/C का मतलब तो क्या हो गया, A/C मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहा है आपसे कि Q1 Q2 की वैल्यू बताओ ये क्या होगी, A+D A+3D। तो अपन क्या देख सकते हैं, अपन अभी के लिए D पॉजिटिव मान लेते हैं, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है, मतलब A से बड़ा A+D मान लो, उससे बड़ा A+2D, उससे बड़ा A+3D। अब दो रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट 1 आएगा, है ना। तो सबसे बड़े टर्म का रेसिप्रोकल सबसे छोटा होगा, मतलब ये P1 हो गया, ये Q1 हो गया, इनका प्रोडक्ट भी 1 होगा, और एक P2 हो गया, एक Q2 हो गया, उसका भी प्रोडक्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो अब बेटा यहां से A² + 3AD 1 आ जाएगा, और A² + 3AD + 2D² ये भी 1 आ जाएगा। तो D 0 आ रहा है यहां से, तो मेरा यार D 0 आ रहा है और A 1 आ रहा है, मतलब ये सारे बराबर ही आ रहे हैं क्या, D 0 A 1 आ रहा है, ये वाला A है ना, ये ऊपर वाला नहीं, AP वाला A। तो सारे रूट 1 1 1 1 ही आ रहे हैं मेरे, तो सारे रूट 1 1 1 1 ही आ रहे हैं मेरे, तो सारे रूट 1 1 1 1 हो जाएंगे। तो फिर ये क्वाड्रेटिक तो क्या बन जाएगी, x² - 2x + 1 ही बन गई। तो इन्होंने, अच्छा इन्होंने ऐसा बोल रखा है ना, टर्म्स कैसे डिस्टिंक्ट, वरना तो फिर A/C 1 आ जाता, तो ये थोड़ा केयरफुल रहेंगे, ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। पर अगर D 0 नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब मैंने ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर गलत लिया है, तो A बड़ा होगा सबसे, फिर A+D, फिर 2D, फिर 3D, तब भी प्रोडक्ट तो वैसा ही आएगा, क्योंकि रूट्स तो रेसिप्रोकल है ना भाई, x की जगह यहाँ 1/x आ गया। तो इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपन, दे आर इन AP ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, ओके, या मुझे इक्वेशन बनानी चाहिए। तो P1, एक बार फ्रेश पेज पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा कचरा हो गया वहां पे। P1 Q1 P2 Q2 ये AP में है, ठीक है, और रेसिप्रोकल भी थे, मतलब P1 + P2 ये था -B/A, और P1 P2 था C/A। Q1 + Q2 अगर अपन देखें दूसरी क्वाड्रेटिक में, तो वो माइनस का B/C था, और Q1 Q2 था हमारे पास, अगर अपन इस क्वाड्रेटिक में वापस देखें, A/C, ऐसा कुछ बन रहा है। तो अब यहां से कुछ कर सके, क्योंकि हमें A/C की वैल्यू चाहिए, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अगर माना, जैसे A + D, A+2D, A+3D, इसमें गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है, हमने कहा था कि रूट्स रिवर्स है, कि भाई AX² + BX + C और दूसरी CX² + BX + A है। तो हमने ये कहा था कि भाई इसके रूट अल्फा बीटा होते हैं, तो इसके रूट 1/α 1/β होते हैं। अब यहाँ मैचिंग करनी थी एक्चुअली, कि भाई ये मान लो अल्फा बीटा है, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो ये A है, तो ये एक्चुअली 1/A हो गया। सबसे बड़े का भाई या तो असेंडिंग में होंगे या डिसेंडिंग होंगे, है ना, तो सबसे बड़े का रेसिप्रोकल सबसे छोटा हुआ है, सबसे छोटे का सबसे बड़ा। तो A+3D को मैंने इसलिए 1/A लिखा था। इसी तरह यहां पर मैंने इसको कर दिया था कि भाई इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा P2 का Q1, तो यहां मैंने लिख दिया था A+D को 1/A+2D। बट मैंने इसमें ये बात इग्नोर कर दी कि अगर नंबर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो सीक्वेंस जरूरी नहीं है यही असेंडिंग डिसेंडिंग रहे, कि P1 का Q2 रेसिप्रोकल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं दूसरा केस भी लेता हूं, क्योंकि यहां से तो D 0 आ गया था, कि भाई P1 का रेसिप्रोकल Q1 कर देता हूं 1/A = A+D, और P2 का रेसिप्रोकल क्या कर देता हूं बेटा, Q2 कर देता हूं। डिस्टिंक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कुछ लॉजिकली बहुत अच्छे सवाल डाले मैथोंगो वाले टेस्ट में, तो एक्चुअल मेन से थोड़ा सा अच्छे साइड लग रहा है ना। और यहाँ
ए स्क्वायर प्लस 5AD प्लस 6D स्क्वायर 1 आ गया। और फिर आपको Q1 Q2 निकालना है। तो अब यहां से अपन AD निकालने की कोशिश करेंगे तो जाकर हमारा आंसर आएगा। तो इधर से आपको AD निकालना है वो वाला, क्योंकि वो D0 वाला तो रिजेक्ट हो गया। अब यहां से अपन को क्या करना है, AD कैलकुलेट करना है। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो 4AD प्लस 6D स्क्वायर 0 आ रहा है, तो D0 तो लेना नहीं है बेटा। तो यहां से D की वैल्यू -2a/3 आ गई, है ना। अब D को आप यहाँ -2a/3 रख दो, तो a स्क्वायर बाई 3 1 आ जाएगा शायद, है ना। तो a स्क्वायर 3 आ रहा है। और अब आपको Q1 Q2 का प्रोडक्ट चाहिए था, इनको मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा Q1 Q2 बराबर a स्क्वायर प्लस 4AD प्लस 3D स्क्वायर। a स्क्वायर तो हो गया 3, 4AD में d की जगह -2a/3 रख दो, तो ये -8a स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। और 3D स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर बाय 9 इंटू 3, तो ये 4a स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई 3, फाइनल आंसर -a स्क्वायर बाई 3 आ रहा है मेरा, यानी -1 प्रोडक्ट आ रहा है। तो बहुत ही शानदार सवाल था, मजा आया इसको करके। वापस आप पॉज करके ट्राई करें। 69 देखा हुआ सवाल लग रहा है। 7 डिजिट इंटीजर है ना, डिजिट सारी अलग अलग है, तो इनमें से कोई भी 7 ले लेते हैं अपन, 9C7। तो मान लो आपने 1 2 3 4 5 6 7 ले ली। अब इसमें क्या है, डी सबसे बड़ा है, इनसे भी बड़ा इनसे भी बड़ा, तो सबसे बड़ी डिजिट अपने आप डी हो जाएगी। तो उसका तो कोई तरीका है नहीं, एक ही तरीका है। फिर 3 डिजिट इधर रखनी है असेंडिंग में, 3 डिजिट इधर रखनी है डिसेंडिंग में। तो बची हुई जो 6 डिजिट है ना यार, उनमें से कोई भी 3 ले लो। कैसे लोगे कोई भी 3? 6C3, जैसे 1 2 और 5 ले ली, तो ऑटोमेटिकली सबसे छोटा ए फिर बी फिर सी हो गया। और पीछे जो बच जाएगी जैसे 3 4 6, तो ऑटोमेटिकली पहले 6 आ जाएगा, फिर 4 फिर 3। तो आपको पहले 7 लेनी है और फिर 3 लेनी है, बाकी कुछ भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है। तो 36 इंटू 20 देखा हुआ सवाल है, शायद पीवाईक्यू में था। 70 पे आ जाते हैं, लास्ट सिंगल करेक्ट है, फिर इंटीजर पे आएंगे। सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ऑल रूट्स आर रियल। सारे रूट्स रियल कब होंगे? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, देखो ए बराबर ऐसा लिख लेते हैं, क्योंकि ए चाहिए ना, तो ए को परेशान मत करो। अपन इस बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये वाली बाय क्वाड्रेटिक क्या करनी चाहिए, सारे के सारे रूट्स देनी चाहिए। उल्टा है तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए। अगर ऐसा ग्राफ बना तो हम देख लेंगे कि ए की क्या वैल्यू लें जो इसको कट कर रही है ना, तभी 4 रूट आएंगे अलग अलग। तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो देखते हैं, पहले एक बार ग्राफ बनाते हैं। तो माइनस डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी वैल्यू, इंफिनिटी पे इंफिनिटी। एफ डैश लो इस बाय क्वाड्रेटिक का। तो ये भी वैसे एओडी का सवाल हो गया। तो ऐसा बनेगा, -4x आप कॉमन ले सकते हो बेटा, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 आएगा। तो एक रूट आ रहा है 0, एक रूट आ रहा है -1 और एक रूट आ रहा है 4। तो इन पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -1 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी इस पॉलिनोमियल की -1 -4 +8, तो आई थिंक 3 आ रही है। 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और 4 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -256 +256, और ये 128 तक, मतलब ऐसा कुछ जा रहा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, 3 तक जा रहा है, फिर 0 तक जा रहा है, फिर 128 तक जाके वापस जा रहा है। तो अब ये कट कब करेगा बेटा, जब ये इस वाली लाइन के बीच में हो, इसके बीच में। ऑल रूट्स रियल होने चाहिए। तो हाँ, ज्यादा ज्यादा टच भी कर सकता है उसमें, फिर 3 वाला ये रूट रिपीट कर जाएगा या ये 0 वाला रिपीट कर जाएगा। तो जरूरी नहीं आप ओपन 0 से ओपन 3 लो, बस 3 से ऊपर नहीं जा सकते, 0 से नीचे नहीं जा सकते। 3 को अगर यार टच भी करे तो डिस्टिंक्ट रूट 3 आएंगे, पर रियल रूट 4 आएंगे, 3 पे रिपीट मार जाएगा। तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और सबका सम करेंगे तो 6 आ जाएगा आंसर। तो अच्छा सवाल था। 71 पे आ जाते हैं। इंटीजर है, मैट्रिक्स है, और ट्रेस की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो ट्रेस में क्या होता है ना, समेशन कर रहे हैं अपन, है ना। तो ए बी की पावर आर और साथ में सी आर है। तो पहले ए इंटू बी निकालते हैं। तो a इंटू बी क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 माइनस 3 -3 + 3, 4 - 4 -3 + 4। तो ये तो कद्दू हो गया बेटा, आइडेंटिटी बन गई। आई की कोई भी पावर लोगे आई रहेगा। तो ये सिंपल ऐसा हो गया, ट्रेस ऑफ समेशन ऑफ सी की पावर आर। अब ट्रेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि समेशन आप अंदर बाहर ले जा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो हालांकि यहाँ नहीं आ रही, वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट अगर ए बी बी ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो ट्रेस कम्यूटेटिव होती है।
बट अभी अपन ये यूज करेंगे, जैसे ट्रेस ऑफ ए प्लस बी को अलग कर सकते हैं ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी में, वैसे कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये सिग्मा अंदर आ जाएगा इसके। अब ये बाइनोमियल जीपी और एजीपी हो गया, क्योंकि ट्रेस ही चाहिए तो आपको इसका सम ही चाहिए, तो आपको अलग अलग नहीं निकालना। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे यहाँ तो आपको समेशन नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा इनको डायरेक्ट क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, तो ये पार्ट तो कट जाएगा, बस पीछे 3 की पावर आर का समेशन बचेगा 1 से 50। तो ये बन जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ए की वैल्यू 3 और बी की 50 आ जाएगी, सम 53 आ जाएगा। प्यारे सवाल है, मजा आ रहा है, लॉजिकल है, होपफुली मेंस में भी इतने लॉजिकल आए, क्योंकि लेंदी ज्यादा कर देते हैं वो। तो सेंटर ऑफ अ स्क्वायर दे रखा है और डायगोनल ये अगेन पी वाई क्यू आ रखा है। तो वहां पर एक सर्कल था, इन्होंने उसको शॉर्ट वर्जन बना दिया। सर्कल ये स्क्वायर का सेंटर 3,7 है, साइड की लेंथ 4 यूनिट है बेटा, तो डायगोनल क्या है, y बराबर x के पैरेलल है, तो इसका स्लोप 1 हो जाएगा और इसका -1। अपन को क्या करना है, पोलर फॉर्म लगानी है। किसी भी पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पे जाना है थीटा एंगल पे, तो इस पॉइंट को अपन लिख सकते हैं x और y को x नॉट प्लस आर कॉस थीटा और y नॉट प्लस आर साइन थीटा। अपवर्ड जाते हैं ओरिजिन से दूर तो r पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो r नेगेटिव होता है। तो 4 साइड की लेंथ है बेटा, तो डायगोनल 4√2 हो जाएगा। 4 रूट टू का आधा होता है 2√2, और जिस डायगोनल का स्लोप 1 है वहां थीटा पाई बाय 4 लेना, परपेंडिकुलर वाले में आप थीटा 3 पाई बाय 4 या ले सकते हो ना, परपेंडिकुलर टेन थीटा -1, 0 से पाई के बीच में ही लेना होता है, तो केयरफुल रहना प्लीज। तो थीटा पाई बाय 4 रख दो पहले, है ना। आर एक बार आप ले लोगे 2√2, एक बार -2√2, इधर ही दोनों जगह 2√2, फिर दोनों जगह -2√2, दो वर्टेक्स आ गए आमने सामने के। फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे, वही सेम फॉर्मूला 3 और 7 से, वही सेम आपका 2√2 और एक बार लगेगा -2√2, लेकिन कॉस और साइन के अंदर इस बार आप पाई बाय 4 नहीं लेकर क्या ले लोगे, -1 स्लोप होगा तब 3 पाई बाय 4। स्ट्रेट लाइन का थीटा 0 से पाई होता है, तो चारों वर्टेक्स आ जाएंगे। 73 भी पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर एक ट्रिक यूज करनी है, क्या है ना, 27 की पावर 40 12 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप 3 क्यूब बना सकते हो। आप सभी ने बाइनोमियल पढ़ा है, आप देखते हो 3 की ऐसी पावर लाएंगे सर जो नीचे वाले 12 के मल्टीपल के पास होगी, पर 3 की पावर मिलती ही नहीं है 12 के पास। तो यहाँ ये ट्रिक होती है कि अगर फैक्टर कॉमन है तो आप कट कर दो, जैसे यहाँ पर आप 3 उड़ा दो ऊपर नीचे, बट उससे क्या होगा, रिमाइंडर भी 3 से कम हो जाएगा, तो आपको रिमाइंडर को भी बाद में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट आप ये तभी कर सकते हो बेटा कि कट करने के बाद नंबर को प्राइम होने चाहिए। जैसे 3 और 12 उड़ा दिया, तो 3 उड़ाने के बाद ऊपर 3 की पावर है, नीचे 4, 3 और 4 को प्राइम है। या ऊपर 7 की पावर है, नीचे 35 है, 7 7 उड़ा दिया तो ऊपर 7 बचेगा, नीचे 5, 7 और 5 को प्राइम, तभी कर सकते हैं। कट करने के बाद अब नीचे 6 नहीं बचना चाहिए वरना फंस जाओगे, है ना। तो पूरा कट कर लो, तो 3 कट कर दिया, अब रिमाइंडर जो आएगा उसको बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब सिंपल है, 3 को 4 -1 लिख देंगे, यहाँ पे सारे टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे लास्ट वाले को छोड़ के, तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, बट -1 आता है तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर डिवाइजर ऐड कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता ना रिमाइंडर। तो आंसर 3 आ रहा है, बट 3 गलत है, आपने 3 एक कट करा है, तो आपको वापस 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर 9 आएगा 12 के साथ। अगर 12 से बड़ा होता तो वापस 12 से डिवाइड करते। तो ये ट्रिक याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। वेक्टर का 3D का फिर सवाल आ गया। टेट्राहेड्रॉन है, ओ ओरिजिन है और एबीसी के पोजीशन वेक्टर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो ये 3D का है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। ओ है ओरिजिन, तो ये ओ ए, और ए वाला जो पॉइंट है, ए है 1 2 3, है ना। ये डायरेक्शन जो हो गया इसको B1 वेक्टर बोल देता हूं, ये ओ ए वेक्टर हो जाएगा I + 2j + 3 के। फिर BC में B है 2 अल्फा 1 और दूसरा वाला है 1 3 2, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B2 वेक्टर आ जाएगा 2 - 1 अल्फा -3 1 -2। अब स्क्यू लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल तो है नहीं, इंटरसेक्टिंग में तो आएगा नहीं, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ A1 - A2 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये √3/2 है। अब बच्चों से अक्सर गलती क्या होती है, फॉर्मूला तो याद होता है स्क्यू का, A1 - A2 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड, पर ये डिस्टेंस है बेटा, तो होल मॉड लगाना पड़ता है। होल मॉड नहीं लगाओगे तो अल्फा की कुछ वैल्यूज गायब हो जाएगी, और इस बात का फिर ये लोग फायदा उठा लेते हैं, आंसर हमारा मैच करता नहीं है। तो आप पहले A1 - A2 बनाओ, या आएगा 2i कैप अल्फा j कैप k कैप,
ठीक है। B1 क्रॉस B2 के साथ आप इसका ट्रिपल प्रोडक्ट ले सकते हो, या B1 क्रॉस B2 आप अलग से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको नीचे के लिए भी चाहिएगा। तो B1 क्रॉस B2 में I J K 1 2 3, और ये अल्फा के टर्म्स में आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है और मेरे से गलती हो सकती है, तो वापस सॉल्व कर लेना। तो ये आ जाएगा -2 + 9, तो 7 - 3 अल्फा आई कैप में आ रहा है, और -1 - 3 4 जे कैप में आ रहा है, और अल्फा -5 के कैप में आ रहा है। तो ऊपर तो आ जाएगा डॉट, तो 14 - 6 अल्फा 4 अल्फा और अल्फा -5, और नीचे क्योंकि ये वेक्टर का मॉड लेना है, तो यहां पर आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा कुछ ऐसा। अब इसकी वैल्यू, इस मॉड की वैल्यू √3/2 है। अब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो अल्फा में क्वाड्रेटिक आएगी, और इंटीग्रल वैल्यू आपको बतानी है। तो अगेन जिन्होंने भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रैक्टिस किया उनसे ये हो जाएगा। लास्ट फंक्शनल इक्वेशन है, तो यहां पर क्या करेंगे अपन, देखो डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूटन लेबनिट्ज रूल से। 2 का आएगा नहीं, इसका आ जाएगा बेटा fx, x² 2 का आ जाएगा x। 2 का इधर होगा नहीं, माइनस के अंदर यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है, और t में डाल देंगे। तो सिंपल सा तरीका है हमारा fx निकालने का, ये आ जाएगा x/1 + x²। इसको यहाँ पे रख देंगे। अब देखो फिर से -a से a, तो इन्होंने सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ये ऑड फंक्शन है, x⁹ ऑड है, x³ ऑड है, x ऑड है, cos² x इवन है। तो ऊपर 1 को छोड़ दूं तो पूरा फंक्शन ऑड है, ऑड अपॉन इवन ऑड फंक्शन होता है। तो ये -a से a में ऑड फंक्शन वाला पार्ट कट जाता है बेटा, और इवन वाला डबल हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ 1/cos² x बचेगा, है ना, और वो इसमें डबल हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 0 से π/4 2 टाइम्स 1/cos² x। sec² x का इंटीग्रेशन 10x, 0 से π/4 में 1, तो 2 1 से 2 आ जाएगा। तो पहले न्यूटन लेबनिट्ज से fx निकालेंगे, पुट करेंगे, और इवन ऑड फंक्शन कौन सा है पहचान के -a से a की प्रॉपर्टी। तो पर्सनली मुझे बहुत मजा आया, और ये इनका जो AYJR 2025 था, इसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी। अगर आपको भी मजा आया है तो प्लीज कमेंट्स में बताएं। पूरा पेपर लगा सकते हैं आप, है ना, टाइमर के साथ लगा सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं इसकी इवनिंग वाली जो शिफ्ट है उसके भी सॉल्यूशंस बना दूंगा। मैंने अभी इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया था, तो वहां पर मुझे प्रोविजनल की ही दिखी, सॉल्यूशन वगैरह दिखे नहीं थे, तो इसलिए मैंने बना दी। और जिन्होंने नहीं किया है वो इसे जरूर लगाएं। कोई कमेंट्स है तो जरूर बताएं। एक दो पेपर और सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो मेंस आ जाएगा, फिर मेमोरी बेस्ड पेपर्स देखेंगे अपन। और कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं। थैंक यू वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए, जल्दी मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं मैं इवनिंग शिफ्ट का बनाऊं तो फटाफट लाइक करें और कमेंट करें। एक और वीडियो के साथ मिलते हैं।